CH-36 अर्थ का बर्थ सीक्रेट। परवान गुस्से में चिल्ला रहा था, कौन है वो जिसने ये कृत्य किया है? बाहर आओ, मैं तुम्हारे शरीर को 1000 टुकड़ों में काटना चाहता हूँ और तुम्हें ऐसी मौत मारना चाहता हूँ जिसे देखकर तुम्हारे पूर्वजों की रूह भी कांप उठे। परवान के अंदर इतनी नाराजगी और पागलपन था जैसे कि वह पागल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती और रक्त वाहिकाएं फट गई हो। जब उसने अपने बेटे के शरीर को पूरी तरह से अपंग और जमीन पर औंधे मुंह पड़े देखा तो वह किसी मानव जैसा नहीं लग रहा था और वो इसे सहन नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर नफरता का तूफान आ गया था। परवान तेजी से 2 कदम आगे बढ़ा और अपनी अतुलनीय तेज और शोकपूर्ण दहाड़ से पीछे की खिड़की को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस समय उसने अपने हाथ के पास की दीवार पर लाल रक्त से लिखी 2 लाइनें देखी। ये लाइनें उसके बेटे के खून से लिखी गई थी। चुरू कबीले का लीडर दीमक का एक पुराना टुकड़ा है। यह विशेष उपहार आपके कुत्ते के समान बेटे के चुरू संप्रदाय में प्रवेश करने का जश्न मनाने के लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें। ओ आह! परवान ने दीवार पर लिखे खूनी अक्षरों पर बेरहमी से मुक्का मारा और जोरदार धमाके साथ दीवार टूट गई। परवान की शोकपूर्ण चीख के कारण उसके गले से अचानक खून की धार फूट पड़ी और उसके बाद वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। आरव की दुर्दशा करने के बाद अर्थ अपने कमरे में लौट आया और उसने वो सारे कपड़े उठाए जो सारिका ने उसके लिए बनाए थे और अपनी सारी निजी संपत्ति आकाश विश मोती के अंदर रख ली। उसकी बचत बहुत कम थी और कुल मिलाकर 1800 सोने के सिक्के थे। जाने से पहले वह थोड़ा झिझका और फिर वह कंबल भी आकाश विश मोती के अंदर रख लिया जिस पर वो और आर्या सोते थे। इस जगह पर उसने अपने 16 साल बिताए थे और भविष्य में यहाँ पर दोबारा आना लगभग असंभव था। जब अर्थ ने कुछ देर तक इधर उधर देखा तो उसे पुरानी यादों का एहसास हुआ जो बेशक चुरू कबीले के कारण नहीं थी बल्कि उसकी और सारिका की कुछ अच्छी यादें थी। 11 साल का होने से पहले वह कमरा सारिका का भी कमरा था। उन दिनों चाहे रात हो या दिन सारिका लगभग हर वक्त उसके साथ रहती थी। काफी समय तक अस्थायी रूप से वहां रहने के बाद वो एक बार फिर अदृश्य हो गया और दीवार पर चढ़ गया और पीछे के पहाड़ों में चला गया। स्टार कंसीलिंग पिल का समय समाप्त होने में अभी भी 1 घंटे से ज्यादा का समय बचा हुआ था। स्टार कंसीलिंग पिल खाने का उसका मुख्य कारण हरीन और सारिका को देखना था ताकि वो उनकी सुरक्षा की पुष्टि कर सके। एकमात्र आरव के ऊपर एक स्टार कंसीलिंग पिल की बर्बादी करना उपयुक्त नहीं था। हालांकि उसे पुनर्जन्म के पहले ही दिन तारा छुपाने वाली घास के 3 पौधे मिले थे, लेकिन उसे यकीन था कि यह एक दुर्लभ वस्तु और पूरे आकाश महाद्वीप पर इसके 10 से ज्यादा पौधे उपलब्ध नहीं होंगे। आरव को तड़पाना केवल एक छोटा सा काम था। वह केवल अपने दादाजी और छोटी चाची द्वारा झेली गई कठिनाइयों के लिए आरव को सबक सिखाना चाहता था। अर्थ जिसे वास्तव में मारना चाहता था वो कालवीर था। हालांकि अभी उसके पास स्टार कंसीलिंग की रहस्यमयी शक्ति के बावजूद कालवीर को मारने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वह कालवीर की गहन शक्ति के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो चुरू संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए उसकी शक्ति आरव की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। लेकिन भले ही वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक न एक दिन कालवीर को मारने में जरूर सक्षम होगा और वो उसका हाल आरव से भी बुरा करेगा। अर्थ ने अपने मन में कसम खाए। अब वो पुराना वाला कमजोर अर्थ नहीं था बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति वाला अथर्व देव था जिसने अकेले ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अपने आचार्य की हत्या हो जाने के बाद उसने अपने आचार्य के हत्यारों के साथ साथ सभी न्याय संप्रदायों को दफनाने की शपथ ली थी। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने उसके रिश्तेदारों को चोट पहुंचाई थी, तो उसने कसम खाई थी कि वह चुरू कबीले और कालवीर को जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देगा। जिस तरह उसने आरव पर अत्याचार किया था वो अत्यंत क्रूर था, इतना क्रूर कि जो लोग भी उसे देखते तो उनके अंदर सिहरन पैदा हो जाती और पूरी रात उसे बुरे सपने आते। अर्थ ने अपने कदम तेज किए और सीधे पहाड़ के रिफ्लेक्शन गाज की ओर चला गया। रिफ्लेक्शन गाज वही जगह थी जहां चुरू कबीला अपने अपराधियों को दंडित करने के लिए कैद कर देता था। इसका आंतरिक भाग अंधकार में और आर्द्र था। गर्मियों में ये भीषण गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता था। सौभाग्य से इसके दरवाजे संकीर्ण होने से किसी जानवर के अंदर घुसने की संभावना नहीं थी। अर्थ को याद था कि ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें रिफ्लेक्शन गाज के अंदर कैद किया हो और उसकी याद में कारवास की अब तक की सबसे लंबी अवधि 2 महीने की थी। हालांकि चुरू कबीले के सदस्यों को पता था कि सारिका को फंसाया गया है, फिर भी उन्होंने उसे 15 साल के लिए कैद किया था।
सारिका अभी केवल 15 साल की ही थी और अगर उसे 15 साल के लिए इस जगह पर कैद रहना पड़े तो उसके जीवन का सबसे खूबसूरत दौर तो इस अंधकार और ठंडे अकेलेपन में ही बीत जाएगा। यह वाकई एक क्रूर यातना थी। अर्थ ने एक बार फिर अपने शरीर को उजागर किया और रिफ्लेक्शन गाज के प्रवेश द्वार को देखा। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया। वह अपने दादाजी और छोटी चाची को हमेशा के लिए यहाँ कैद रहते हुए नहीं देख सकता था, हालांकि उसके पास अभी उन्हें बचाने की क्षमता नहीं थी और असहाय होकर देखने, सहने और नफरत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए वो रिफ्लेक्शन गाज के अंदर प्रवेश कर गया। रिफ्लेक्शन गाज के अंदर उसके कदमों की आवाज ने हरीन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही हरीन की नज़र अर्थ पर पड़ी वह अचानक चैन गया और अनजाने में ही चिल्लाया, अर्थ। एक युवा लड़की की चैनका देने वाली आवाज भी आई, जिसके बाद तेज कदमों की आवाज आई और सारिका जल्द ही अर्थ के बगल में दिखाई देने लगी। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया था और बाल कुछ हद तक अस्त व्यस्त थे। अर्थ को देखने के बाद उसने अपने ओंठों को अपने हाथों से ढक लिया और वहीं खड़ी रही। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्थ, जैसे ही वो चिल्लाई और तुरंत आगे बढ़ी और खुद को अर्थ की छाती पर फेंक दिया। उसने अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ पर लपेटकर उसे कसकर गले लगा लिया। वह इस धारण के तहत थी कि उसे 15 साल के लिए यहाँ कैद रहना पड़ेगा और अर्थ को कबीले से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वो कम से कम 15 साल तक फिर से उसे नहीं देख पाएगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्थ अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और सारिका की पीठ थपथपाई और कहा, मैं यहाँ चुपके से आया हूँ, लेकिन आप लोग निश्चित रहें, चुरू कबीले में बड़ी घटना घटी है जिससे सभी लोग व्यस्त हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं खोज पाएगा। हरीन ने अपना सिर हिलाया। उसने ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि चुरू कबीले के साथ क्या हुआ है। उसने पूरी तरह से चुरू कबीले का त्याग कर दिया था, इसलिए भले ही चुरू कबीला खत्म भी हो जाए, हरीन को इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। रिफ्लेक्शन गाज के अंदर कई गुफाएं थी, जिनमें कुछ गहरी थी तो कुछ उथली थीं। अंदर की सजावट बेहद साधारण थी और केवल कुछ पत्थर की मेजें ही एक नज़र में देखी जा सकती थीं। सारिका के रोने से अराजकता की स्थिति हो गई। अर्थ ने उसे रोने से नहीं रोका। वह चाहता था कि वह आंसुओं के माध्यम से अपनी सभी शिकायतें, भय, चिंता और झिझक को दूर कर दे। आखिर वो केवल अभी 15 साल की एक छोटी लड़की थी जिसे काफ़ी समय तक यहाँ रहना था। जब सारिका आखिरकार रुकी तो वह इतनी जोर से रोई थी कि वह लगभग बेहोश होने की कगार पर थी। अर्थ पत्थर की मेज के सामने हरीने के पास बैठ गया। उसके बगल में सारिका दोनों हाथों से उसकी बांह को कसकर पकड़कर बैठी हुई थी। उसका छोटा सा सिर अर्थ के कंधे पर रखा हुआ था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी उसके साथ हरीन अभी बैठा था। वह अपनी पकड़ को थोड़ा सा भी ढीला नहीं करना चाहती थी, जैसे उसे डर हो कि अर्थ फिर से उसकी दुनिया से गायब न हो जाए। आपके यहाँ कैद हो जाने के बाद क्या उन लोगों ने आपके साथ कुछ किया? अर्थ ने उत्सुकता के साथ पूछा। हरीन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की परी रिद्धिमा ने जाने से पहले उन लोगों को चेतावनी दी थी कि वो चुरू संप्रदाय से हमारी रक्षा करेगी। इस शक्तिशाली समर्थन के कारण वे लोग मुझे या सारिका के साथ कुछ गलत करने का साहस नहीं करेंगे। चुरू संप्रदाय के लोगों के जाने के बाद तो कुछ करने की उनकी हिम्मत भी नहीं होगी। आखिरकार मेरे पास अभी भी तियान सिटी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा है। अच्छी बात है। अर्थ ने सिर हिलाया। उसका दिल आर्या की मास्टर के प्रति आभारी महसूस कर रहा था। आर्या एक अच्छी पत्नी है। उसने आखिर तक विवाह प्रमाण पत्र को नहीं फाड़ा। हरीन ने कुछ उदास भाव के साथ कहा। उसकी बात पर अर्थ ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। तीनों में अचानक कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। आज आए अचानक विपत्ति के कारण उनकी दुनिया बदल गई थी। हालांकि उनके दिलों में कहने के लिए हजारों शब्द थे, लेकिन वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। दादाजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि आपके असली माता पिता कौन थे? अर्थ की बात पूरी होने से पहले ही हरीन ने कहा। अर्थ ने सिर हिलाया और उसकी आंखें पूरी तरह से हरीन पर केंद्रित हो गईं। मेरा मानना है कि अधीर अंकल ने मुझे बिना किसी उचित कारण के नहीं उठाया होगा। दादाजी, आप जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। सारिका ने भी अपनी आंखें उठाईं और आश्चर्य से हरीन को देखने लगी। हरीन ने चुपचाप अर्थ को बहुत देर तक देखा और फिर एक लंबी आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह रहस्य जीवन भर मेरे दिल में रहेगा।
और किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन अब तुम्हें चुरू कबीले से बाहर निकाल दिया गया है और अब तुम बड़े भी गए हो, इसलिए तुम्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए ताकि तुम अपनी मूल जड़ों को खोज सको। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारे पिता का पूरा नाम तो नहीं जानता, लेकिन उनका उपनाम देव है। देव अर्थ भौचक्का रह गया। एजियो क्लाउड महाद्वीप पर उसके आचार्य ने उसे जो उपनाम दिया था वो भी देव था। ये वास्तव में अजीब संयोग था। हरीन ने आगे कहा, तुम्हारे असली पिता का उपनाम देव है। इसके अलावा मेरे पास उनके बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं है, जैसे कि मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या था, वह कहाँ से आए थे। अधीर आपके पिता से ब्लूविंड साम्राज्य की यात्रा करने के दौरान मिले था। उस समय आपके पिता ने एक शक्तिशाली जानवर से अधीर की जान बचाई थी। बाद में दानों ने एक साथ यात्रा करना शुरू कर दिया और बाद में अलग अलग रास्तों पर जाने से पहले उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। हरीन ने धीरे से अपना सिर उठाया जैसे कि वो अतीत को याद कर रहे हों और प्यार से कहा, अधीर के वापस आने के बाद उसने मुझे तुम्हारे पिता के बारे में बताया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह न केवल सुंदर थे बल्कि स्पष्टवादी और निर्भीक भी थे। उस समय तियान सिटी में अधीर की प्रतिभा को अतुलनीय कहा जा सकता था, लेकिन जब उसने कहा कि तुम्हारे पिता के सामने उसकी प्रतिभा उल्लेख करने के लायक नहीं है तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैंने उससे पूछा कि वे किस क्षेत्र में है, लेकिन इस पर अधीर ने केवल मुस्करा दिया और कहा कि अगर वो मुझे इस बारे में बताएगा तो भी मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरे बेटे के व्यक्तित्व को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वह कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उस समय आपके पिता के विलक्षण प्रतिभा होने की पुष्टि हो चुकी थी। कम उम्र में ही उनकी गहन शक्ति आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसी असाधारण प्रतिभा के साथ उन्होंने अधीर को अपना दोस्त बनाया जिसकी ताकत उनसे बहुत नीचे थी। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अधीर हमेशा आपके पिता की प्रशंसा करता था और हमेशा उनके साथ अपनी दोस्ती पर गर्व महसूस करता था। उसके बाद अधीर ने शादी कर ली और उसका एक बच्चा हुआ, और बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद उसने फिर तुम्हारे पिता को देखा, वो भी तुम्हारी माँ के साथ। हरीन की भावनाएं अब काफी बदल गई थीं। अर्थ ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप सुनता रहा। हरीन ने बोलना जारी रखा, परंतु उस समय तुम्हारे माता पिता दोनों पूरी तरह खून से लथपथ थे और उनके हाथों में तुम भी खून से लथपथ थे। उस समय तुम केवल 2 माह के थे और अपनी माँ के आलिंगन में अचेत थे। जब अधीर ने उन्हें रोका और उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गए, तब उनका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था और उनकी सारी गहन ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वे जाने की जिद करने से पहले केवल कुछ समय के लिए अधीर के साथ रुके थे, क्योंकि उनका पीछा करने वाले लोग बेहद शक्तिशाली थे। इतने शक्तिशाली कि पूरा तियान शहर नष्ट करने में उन्हें 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता। इसलिए तुम्हारे पिता भी ज़्यादा देर तक उनका विरोध नहीं कर सके। इसीलिए वे अधीर के साथ रुककर उसकी जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। अधीर उन्हें जाने से नहीं रोक सका क्योंकि वह जानता था उसमें उन दुश्मनों से लड़ने की क्षमता नहीं है जिन्हें आपके माता पिता भी नहीं संभाल सके। उस समय अधीर ने आपके माता पिता की आंखों में एक अनमे और जिद्दी इच्छाशक्ति देखी थी। जाहिर था कि आपके माता पिता ने भागने में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी और उनके सुरक्षित बचने की संभावना भी कम थी। इसलिए अधीर ने उस समय तुम्हें बचाने के बारे में सोचा और उसने चुपके से अपने बेटे यानी कि मेरे पोते को तुम्हारे खून से रंगे कंबल में बदल दिया और तुम्हें अपने बेटे के कंबल में छिपा लिया। अर्थ की निगाहें अचानक कांप उठी, जबकि सारिका ने हल्की सी आह भरी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या करने वाला है अर्थ सच्चाई जानने के बाद? क्या अर्थ के माता पिता अभी भी जीवित होंगे? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर। CH37। अब से मेरा नाम अर्थ चुरू नहीं बल्कि अथर्व देव होगा। हरीन ने अर्थ को बताया था कि अधीर ने कैसे अपने बेटे की अदला बदला कर ली थी। उन्होंने आगे अर्थ को बताया, उस समय आपके माता पिता इतने जल्दी में थे कि उन्हें अपने बच्चे को जांचने का समय ही नहीं मिला। और आपके माता पिता के जाने के बाद अधीर ने मुझे सारी घटना बताई और मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी की भीख मांगी। उसने कहा कि उसकी उम्र अभी भी बहुत कम है, इसलिए भले ही उसने अपना बेटा खो दिया हो, फिर भी वह अन्य बेटों को जन्म दे सकता है। लेकिन यदि उस समय आपकी मृत्यु हो जाती तो उसका मित्र और आपके पिता जो अभी अभी बाप बने थे, तो उनका वंश तो पूरी तरह खत्म हो जाता, और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनका बदला ले सके।
उस समय मुझे मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर देने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन इतने स्नेही और धर्मी बेटे के सामने मैं हार गया और उसे दोष न दे सका। हम बाप बेटे के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरे पोते की तुम्हारे साथ अदला बदली हो गई है। उस समय 2 महीने की उम्र में ही आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच गया था, जिसे ठीक होने में लगभग आधे महीने का समय लगा, और तुम्हारी गहरी नसों के विकृत होने का कारण भी शायद अब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। उस भयानक युद्ध स्तर के बीच सौभाग्य की बात थी कि उस केवल आपकी गहरी नसें विकृत हुई, न कि आपका जीवन। उसके बाद हरीन की आवाज़ थोड़ी रुक गई। उसने पूरी कोशिश की कि उसके चेहरे पर दर्द के भाव ना दिखें और अपने हाथ भींच लिए और बोलना जारी रखा। उस आधे महीने के बाद अधीर पर एक जोरदार हमला हुआ, और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं। उसने मुझे अपनी अंतिम सांस लेते हुए बताया कि जिसने उस पर हमला किया वह व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक था जो उस समय तुम्हारे पिता के पीछे पड़े थे। उसे नहीं पता था कि उस व्यक्ति को ये जानकारी कहाँ से मिली कि वो तुम्हारे माता पिता को आश्रय दे रहा था। जिस व्यक्ति ने अधीर की हत्या की उसने अधीर से ये जानने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे माता पिता कहाँ भाग गए थे, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने तक अधीर मुस्करा रहा था, क्योंकि उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति के शब्दों ने ये साबित कर दिया था कि उसे अभी तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिले थे। इसका मतलब है कि वे संभवतः अभी भी जीवित हो सकते हैं। अर्थ के दिल में अचानक हलचल होने लगी। उसके हृदय में एक विशाल लहर उमड़ने लगी जिसे किसी भी तरह दबाया नहीं जा सकता था। हरीन के सफ़ेद बालों को देखकर उसे अथाह दर्द महसूस हुआ। अपने बेटे और बहू को खोने के उसके गहरे दुख के बारे में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि उसने अपने वंश को चलाने वाले अपने इकलौते पोते को भी बहुत पहले ही खो दिया था। उसके पास किसी दूसरे का बच्चा था जिसे उसके पोते के जीवन से बदला गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि मध्यम आयु में ही उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। यदि उनकी जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसके बाल सफ़ेद नहीं होते बल्कि पूरी तरह से झड़ जाते। अर्थ को आज एक बेहद ही दुखद सत्य के बारे में पता चला था। हरीन और सारिका के जीवन में जो परेशानियां आई थी, अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी का कारण अर्थ स्वयं था। यदि वास्तव में उस समय उसके माता पिता अधीर से न मिलते और उसकी अदला बदला नहीं की जाती तो शायद आज अधीर जिंदा होते, और अगर वो जिंदा होते तो उनकी पत्नी भी आत्महत्या नहीं करती, और हरीन की पत्नी भी अवसाद के कारण नहीं मरती, और शायद अधीर के बेटे का भी इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जाता जैसे कि अर्थ का उड़ाया जाता था। उनका पूरा परिवार संरक्षित रहता और वो सुख और शांति से जीवन जी सकते थे। तियान सिटी में अधीर की बेजोड़ प्रतिभा और हरीन की अतुलनीय शक्ति के कारण चुरू कबीले में उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी ऊंची होती और शायद अब तक अधीर चुरू कबीले का लीडर बन चुका होता। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब अधीर को पता चला कि अर्थ के माता पिता भागने में कामयाब रहे, इसलिए उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए न केवल अपनी जान गंवा दी बल्कि अपने पूरे परिवार को नरक की खाई में धकेल दिया। हालांकि पिछले 16 वर्षों में हरीन ने कभी भी अर्थ पर कोई गुस्सा या नफरत नहीं निकाली थी, बल्कि इसके बजाय उसने बिना कुछ कहे उसकी रक्षा की और उसे सुरक्षित रखा। उसने उसे बिना शर्त के प्यार दिया, ये जानने के बाद भी उसकी मिस्टिक वेंस डैमेज हैं और यह जानते हुए भी कि वो पूरी जिंदगी बेकार रहेगा, फिर भी वह उससे हमेशा की तरह प्यार करता था। शायद एक दादा ही अपने पोते से इस तरह का व्यवहार कर सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करना, और खासकर उस बच्चे के साथ जिसके कारण उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया हो, इसके लिए वाकई बहुत बड़े दिल और खुले दिमाग की आवश्यकता होगी। अर्थ का हृदय कांप उठा। जैसा पिता वैसा पुत्र। इतने महान व्यक्ति होने के नाते यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके पास महान व्यक्तित्व वाला अधीर जैसा पुत्र था। अर्थ चाहकर भी अपने पूरे जीवन काल में अपने और अपने माता पिता के इस ऋण को कभी नहीं चुका सकता था। अर्थ ने अपने दोनों हाथों को मजबूती से पत्थर की मेज पर रख दिया। इस वक्त उसकी उंगलियां ने मजबूती से मेज को पकड़ लिया और उसके हाथों पर उसकी नस उभर आई। अपने सामने बैठे हरीन की दुख भरी आंखों को देखकर एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह उस व्यक्ति को कैसे धन्यवाद दे जिसे वह इतने सालों से दादाजी कहता आ रहा है। कुछ देर बाद आखिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, दादाजी, मैं आपका स्नेह और दया अपने पूरे जीवन भर याद रखूंगा। हे, हरीन ने धीरे से मुस्कुराया और प्यार से जवाब दिया, चियर, मैंने छोटी उम्र से ही तुम्हारी देखभाल की, इसलिए तुम भले ही मेरे रक्त संबंधी नहीं हो लेकिन तुम मेरे सगे पोते से कम भी नहीं हो।
और आपने भी तो कहा था कि भले हमारे बीच खून का रिश्ता न हो लेकिन हम हमेशा एक परिवार की तरह ही रहेंगे। इसलिए जब तक आप सुरक्षित हैं तब तक तुम्हें कृतज्ञता चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि अगर मुझे पूरी जिंदगी यहीं बंद रहना पड़े तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होगी। जैसे ही अर्थ ने देखा कि हरीन ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया और उन्होंने बोलना जारी रखा, उस समय क्या हुआ था, इसके बारे में आप और अधिक जानना चाहेंगे? उनकी बात पर अर्थ ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। हरीन ने आगे उससे कहा, हालांकि अधीर ने मुझे ये तो नहीं बताया कि आपके माता पिता का पीछा करने वाले लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, लेकिन उनका शिकार क्यों किया जा रहा था इसके बारे में उसे कुछ पता चला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे माता पिता के पास स्वर्गीय गहन खजाना था। उसने मुझसे कहा था कि ये 3 शब्द, स्वर्गीय गहन खजाना, किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने कभी भी नहीं लेने चाहिए। स्वर्गीय गहन खजाना। अर्थ ने इस नाम को दृढ़ता से मन में याद कर लिया। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद से पिछले 16 वर्षों में मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने सोचा था कि यदि वे अभी भी जीवित होते तो उन्हें पता चल गया होता कि जो बच्चा उनके साथ है वो उनका बेटा नहीं है, और सुरक्षित होने पर वे अपने बच्चे को लेने के लिए यहाँ वापस आते। मैंने काफ़ी समय तक उनका इंतजार किया लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। चूंकि आप एक छोटे बच्चे थे इसलिए मैंने हमेशा से ही आपसे कहा है कि आप उस पेंडेंट को कभी अपनी गर्दन से न उतारें। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब अधीर ने आपको बदला था तो वह पेंडेंट एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो आपके माता से संबंधित थी। यदि आपके माता पिता अभी भी जीवित हैं तो शायद ये पेंडेंट आप लोगों की एक दूसरे से पहचान कराने में मदद कर सकता है। यदि वे वास्तव में जीवित होते तो शायद वो पहले ही तियान सिटी आ गए होते और अपने बच्चे को वापस ले गए होते, लेकिन पूरे 16 साल हो गए थे इसलिए उनके जीवित होने की संभावना अभी भी बहुत कम थी। लेकिन हरीन मन ही मन ये उम्मीद कर रहे थे कि वास्तव में अभी जीवित हों, क्योंकि अगर वो जीवित होते तो शायद हो सकता था कि अधीर का बेटा भी जीवित हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टार कंसीलिंग पिल का समय समाप्त होने का पल और करीब आता गया और अर्थ के जाने का समय हो गया। दादाजी और छोटी चाची, मुझे अब जाना चाहिए, अर्थ ने कहा। हालांकि वह उनसे अलग होना नहीं चाहता था लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हरीन ने अपना सिर हिलाया और बाहर की ओर देखते हुए कहा, आपको जल्द ही इस जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी ने देख लिया तो ये बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आप जा रहे हैं? बिजली की तरह तेज सारिका ने अपना सिर उठाया और अपने दोनों हाथों से अर्थ को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही अर्थ ने सारिका की नज़रों में अनिच्छा देखी तो उसका दिल कड़वाहट से भर गया। वो वास्तव में हरीन और सारिका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति के कारण वो उन्हें ले जाने में कामयाब भी रहा तो भी बाहरी दुनिया में वो चुरू संप्रदाय से उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। वह खड़ा हुआ और सारिका का हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, छोटी चाची, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस आऊँगा, 3 साल के भीतर मैं वापस आऊँगा। उस समय मैं आप दोनों के साथ हुए अन्याय का दर्द उन्हें 1000 गुना लौटाऊंगा और पूरे चुरू कबीले को घुटने टेक देने पर मजबूर कर दूंगा। और मैं आप दोनों से विनती करता हूं कि तब तक आप इस रिफ्लेक्शन गाज को न छोड़ें। अर्थ ने प्रत्येक शब्दों को दृढ़ संकल्प के साथ कहा था। वह हरीन और सारिका को कोई सांत्वना देने की कोशिश नहीं कर रहा था, न ही कोई मजाक कर रहा था, बल्कि यह एक पूर्ण निर्णयता था जिसमें यह संकल्प पूरा करने का दृढ़ विश्वास था। अर्थ के शब्दों से हरीन और सारिका थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन तुरंत बाद हरीन ने कहा, अर्थ, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता कि तुम सामान्य रूप से शांति से रहो, और ये तब तक ठीक है जब तक आप अपनी रक्षा करते हैं। जब भी मेरी रिहाई का दिन आएगा मैं निश्चित ही तुम्हें ढूंढ लूंगा, इसलिए कुछ भी हो तुम्हें ऐसी कोई मूर्खता नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारे जीवन को खतरा हो। हरीन की नज़रों में वह अभी भी वह लड़का था जिसे उनकी सुरक्षा की जरूरत थी, और उसकी खुद की मिस्टिक वेंस डैमेज थी। ऐसी में वे उसे किसी खतरे में पड़ते हुए कैसे देख सकते थे? चिंता मत करो दादाजी, मैं निस्संदेह अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। अर्थ ने उनकी ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, छोटी चाची, मुझे माफ़ करना, आप यहाँ कैद हैं, इसलिए मैं आपसे किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वादा? जब सारिका ने उसे आश्चर्य से देखा तो उसकी चमकीली आंखें थोड़ा झुक गईं।
अर्थ ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और वो हरीन के सामने चला गया और उनके सामने घुटनों पर बैठ गया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, दादाजी मैं आपका पोता हूँ और 16 वर्षों से आपके संरक्षण में था, लेकिन अब मरे पंख फैलाने और ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है। आप मेरे दादा हैं, इसलिए आपका पोता हमेशा एक कूड़े का टुकड़ा बनकर आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। मेरी प्रतीक्षा करना, मैं वापस आऊँगा। मेरे लौटने से पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हरीन ने अपना सिर हिलाया। उनकी आवाज़ कांप रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अर्थ के पास गए और उसके हाथ में एक विशेष प्रकार के पत्थर का टुकड़ा रख दिया जिसमें एक विशेष निशान बना हुआ था। वो पत्थर का टुकड़ा देते हुए हरीन ने उससे कहा, चुरू कबीले से तुम्हें निष्कासित किया जा चुका है और तियान सिटी में रहने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। इसके अलावा आपने तियान सिटी के बाहर कभी भी कदम नहीं रखा है, इसलिए मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन आपकी आंखों की झलक मुझे सहजता और राहत महसूस कराती है। इसलिए ये पत्थर का टुकड़ा लो और न्यू मून सिटी जाकर सात्विक नाम के व्यक्ति के बारे में पता करो। सात्विक कुछ साल पहले तियान सिटी आया था और किसी कारण से वह मेरा ऋणी हो गया था और उसने मुझे ये पत्थर का टुकड़ा दिया था। एक बार जब न्यू मून सिटी में उसे ढूंढ ले तो ये पत्थर का टुकड़ा उसे दिखा देना, शायद वो तुम्हारे रहने के लिए किसी जगह का प्रबंध कर दे। अर्थ ने अपने हाथ में वो पत्थर का टुकड़ा पकड़ा और हाँ में सिर हिलाया। बाद में उसने कहा, जाने से पहले मैं एक बार अधीर अंकल को प्रणाम करना चाहता हूँ, जिस पर हरीन ने प्रसन्नता से अपना सिर हिलाया। अर्थ जैस ही अर्थ वहां से जाने के लिए मुड़ा, सारिका ने उसे एक बार फिर पीछे से पकड़ लिया। सारिका की अनिच्छा से भरी निगाहों ने अर्थ के दिल को लगभग वो पूरी तरह से पिघला दिया। वह हरीन और सारिका को यहाँ से दूर ले जाने के लिए काफ़ी उत्सुक था, लेकिन इरादों और आवेग से भरा दिल होने के बावजूद उसके पास ऐसा करने की न तो क्षमता थी और न ही योग्यता। छोटी चाची, अर्थ ने हल्के से सारिका का हाथ पकड़ा और धीरे से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता और छोटी चाची भी मुझे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, इसलिए मैं वापस आऊँगा और कसम खाता हूँ कि उस रात मैंने जो कहा था और आपसे जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगा। सारिका ने अपनी पकड़ धीरे धीरे नरम कर ली और अर्थ ने भी सारिका का हाथ छोड़ा और धीमे कदमों से बाहर की ओर चला गया। उसने 2 बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे डर था कि अगर वो पीछे मुड़ा तो हरीन और सारिका उसकी बेकाबू आंसुओं की 2 धाराएं देख लेंगे जो उसके पीछे मुड़ने के साथ ही बह निकली थीं। सारिका ने धुंधली आंखों से अर्थ के छाया चित्र को देखा जो उससे दूर होता जा रहा था, और बिना सोचे समझे वो अपने दिल में बड़बड़ाए जा रही थी। अचानक उस रात अर्थ ने जो कहा था वह सारिका के दिल के अंदर गूंज गया। अगर तुम मेरी छोटी चाची नहीं होती तो निश्चित ही मैं तुमसे शादी कर लेता। अचानक ही सारिका ने अपना मुंह बंद कर लिया और एक पल में अपने सभी आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी जो बाढ़ की तरह तेजी से बह रहे थे। वहीं दूसरी ओर चुरू कबीले के कब्रिस्तान के अंदर अधीर की कब्र के सामने खड़ा अर्थ उस कब्र को देखता रहा और फिर अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने 3 बार प्रणाम किया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। अधीर अंकल, आपने मेरे देव परिवार के लिए यह बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं अथर्व देव इसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर वह किसी दिन मुझे पता चला कि मेरे माता पिता अभी भी जीवित हैं तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा और उस बच्चे को भी ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसे वे उस समय अपने साथ ले गए थे, जो आपका बेटा था। और जिस दिन मुझे सत्ता मिल जाएगी उस समय मैं उस व्यक्ति को भी ढूंढ लूंगा जिसने आपकी हत्या की थी और आपका और दादाजी का बदला लूंगा। अर्थ ने अधीर की कब्र के सामने शपथ ली और जाने से पहले एक और प्रणाम किया और भारी शब्दों से कहा, अब से मैं अर्थ चुरू नहीं हूँ, बल्कि अब से मेरा नाम होगा अथर्व देव। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या अर्थ हरीन को उसके असली पोते से मिला पाएगा और उसका न्यू मून सिटी का सफ़र कैसा होने वाला है? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर। CH38 स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नशे आरव की दुर्दशा ने पूरे चुरू कबीले को हिलाकर रख दिया था, जिससे पूरे चुरू कबीले की शांति भंग हो गई थी। परवान काफ़ी देर तक बेहोश रहा क्योंकि उसके गुस्से ने उसके दिल पर गहरा आघात किया था। जब परवान होश में आया तो उसने पूरे कबीले को अपराधी को जल्द जल्द तलाशने का आदेश दिया, लेकिन पूरी रात की खोजबीन के बाद भी किसी को अपराधी का कोई निशान तक नहीं मिला और सभी को अब स्पष्ट रूप से यह संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही कबीले के किसी सदस्य का काम है।
कालवीर भी इस मामले को लेकर गुस्सा था, लेकिन उसका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि उसने केवल एक आज्ञाकारी और सक्षम दास खोया था। वह जब चाहे जहां चाहे उसके जैसे गुलाम प्राप्त कर सकता था। हालांकि वह अब आरव को अपने साथ नहीं ले जा सका, जो न तो इंसान जैसा लगता था और न ही भूत जैसा। इसीलिए स्वाभाविक रूप से कालवीर की दूसरी पसंद वह व्यक्ति बना जो पिछले दिन आरव के बाद दूसरे स्थान पर था, और वो व्यक्ति तीसरे बुजुर्ग का सबसे छोटा पोता चिराग था। चिराग का चयन होने से तीसरे बुजुर्ग और चिराग के चेहरे पर अत्यधिक खुशी दिखने लगी, जिसे छिपाने में वे असमर्थ थे। हालांकि चिराग का चयन हो जाने से कबीले के लोगों का दृष्टिकोण तीसरे बुजुर्ग के लिए अचानक ही बदल गया, खास तौर पर परवान और पहले बुजुर्ग का। जब परवान ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से जलन और जानलेवा चमक देखी जा सकती थी। यदि वाकई में आरव की ये दशा कबीले के ही किसी सदस्य ने की थी तो उसका सबसे बड़ा संदिग्ध अब तीसरा बुजुर्ग ही बन गया था। हालांकि स्पष्ट रूप से कालवीर के लिए ये चिंता का विषय नहीं था। दोपहर में तियान सिटी के सभी रईसों द्वारा विदा किए जाने के बाद चुरू संप्रदाय के लोग चिराग के साथ चुरू संप्रदाय के लिए रवाना हो गए। दरअसल चुरू संप्रदाय की क्षमताओं के अनुसार वे उनके लिए बहुत ही आसानी से उड़ने वाले जानवरों की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन चुरू संप्रदाय के लीडर का आदेश कालवीर को अनुभव प्राप्त करवाना था, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के उड़ने वाले जानवर का उपयोग करने से मना किया गया था। कालवीर के जाने के बाद परी रिद्धिमा ने भी आर्या को फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय ले जाने की तैयारी की। अपने पिता और भाई को अलविदा कहने के बाद आर्या रिद्धिमा के पास लौट आई थी। रिद्धिमा ने उसका चेहरा देखा जो बर्फीला, शांत और सुरुचिपूर्ण था। रिद्धिमा ने उससे कहा, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की दूरी यहाँ से बहुत ज्यादा है, इसलिए फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय लौटने के बाद पता नहीं कि आपको यहाँ पर वापस आने का मौका कब मिलेगा, इसलिए कोई भी काम अधूरा मत छोड़ना। निश्चिंत रहें मास्टर, मैंने पहले ही पूरी तरह से तैयारी कर ली है, इसलिए मैं किसी भी समय प्रस्थान करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि पिता अलग होने के लिए थोड़े अनिच्छुक हैं, लेकिन मेरे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश करने पर वो हमेशा आभारी रहे हैं। रिद्धिमा ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर हम अभी निकलेंगे। जब मैंने मिलाडी से तुम्हारा जिक्र किया था तो वो तुमसे मिलने के लिए बहुत समय से उत्सुक है। मेरा मानना है कि अगर वह तुम्हें देखेगी तो वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। पिताजी ने पहले ही गहन शक्ति वाले घोड़ों की व्यवस्था कर दी है जिनका उपयोग हम यात्रा के लिए कर सकते हैं, आर्या ने सम्मानपूर्वक कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, रिद्धिमा ने सिर हिलाया और कहा, घोड़े बहुत धीमे होते हैं। मैं फ्लोटिंग तकनीक का उपयोग करके तुम्हें वापस ले जाऊंगी। इसके अलावा तुम्हें मेरी तकनीक के बीच मेरे शरीर की गहन ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को महसूस करके ध्यान देना होगा। इससे भविष्य में आपकी गहन शक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। चलो चलते हैं, मुझे अपन हाथ दो। आर्या ने बिना हिचक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो इस समय अपनी मास्टर की तकनीक से आकाश में उड़ने के लिए काफी उत्सुक थी। रिद्धिमा ने आर्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ बढ़ाया और एक झटके में उसके पूरे शरीर पर ठंडक आ गई और फिर तेजी से फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स घूमने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आर्या का हाथ पकड़ा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा और फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स भी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने अपना शरीर आर्या की ओर किया और उसकी खूबसूरत अटूट निगाहें आर्या पर टिक गईं। ये स्पष्ट था कि उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार का अत्यधिक आश्चर्य था, जैसे कि उसने कोई अकल्पनीय मामला देख लिया हो। मास्टर, क्या हुआ? रिद्धिमा की भयावह और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण आर्या ने चिंतित होकर पूछा। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है, रिद्धिमा ने हकलाते हुए कहा। रिद्धिमा ने अचानक अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और अपने दोनों हाथों से आर्या की दाहिनी कलाई को पकड़ लिया और उसके शरीर पर ठंडक फैल गई। रिद्धिमा की खूबसूरत आंखें फिर से चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर पहले से भी ज्यादा कांपने लगा। उसके चेहरे पर पूरी तरह से निःशब्दता और अविश्वसनीय आश्चर्य के भाव थे और साथ ही परमानंद भी। उसने आर्या की आंखों में देखते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी तीव्र और उत्तेजती भावनाओं के कारण वो अस्थायी रूप से अवाक हो गई थी। उसके हाव भाव ने आर्या को और अधिक चिंतित कर दिया और उसने चिंता भरे स्वर में कहा, मास्टर क्या बात है, आखिर हुआ क्या है? रिद्धिमा को अचानक अपने दिल की उन्मुक्त धड़कनों का एहसास हुआ जिसे वह कम करने में असमर्थ थी। उसने खुश होते हुए आर्या से कहा, आर्या मुझे बताओ कि इस अवधि के दौरान तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है।
क्या तुम्हारी मुलाकात किसी असाधारण व्यक्ति से हुई है, या फिर तुमने किसी प्रकार की गोली खाई है जो देवताओं का भी विरोध कर सके? मैं, आर्या ने क्षण भर के लिए रिद्धिमा को घूर कर देखा। जिस पर रिद्धिमा ने कहा, कुल मिलाकर एक व्यक्ति के पास कुल 54 शक्तियों के द्वार होते हैं जिनके माध्यम से गहन शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। एक सामान्य व्यक्ति को जन्मजात लगभग 10 शक्तियों के रास्ते उपहार में मिलते हैं, जबकि उच्च प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति में ये संख्या लगभग 15 हो सकती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारे 21 शक्तियों के रास्ते खेले हुए थे। ऐसी प्रतिभा लाखों में से किसी एक व्यक्ति के पास देखने को मिलती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके 20 शक्तियों के रास्ते खुले हो वो किसी सामान्य 10 शक्तियों के द्वारा वाले व्यक्ति की तुलना में 2 गुनी तेजी से ट्रेनिंग कर सकता है और 2 गुनी तेजी से गहन शक्ति हासिल करता है। एक शक्तियों के रास्ते को खोलना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि मेलोडी के 23 रास्ते खुले थे और उसे 7 और शक्तियों के रास्ते खोलने में पूरे 100 वर्षों का समय लगा था। पूरे ब्लूविंड एम्पायर में ऐसे लोगों की संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होगी जिनके 30 शक्तियों के रास्ते खुले हों। आपको पता है, चुरू संप्रदाय द्वारा लाया गया उपहार गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर किसी की ट्रेनिंग की गति को तेज क्यों कर सकता है? इसका कारण ये है कि वो पाउडर थोड़े समय के लिए किसी के भी 3 से 4 शक्तियों के रास्ते खोल देता है। हालांकि यह केवल एक अस्थायी प्रभाव है, फिर भी यह पाउडर चुरू संप्रदाय के लिए एक बेहद कीमती दवा है। रिद्धिमा ने आर्या के कंधों को पकड़ लिया और उसकी खूबसूरत आंखों ने बिना पलके झपकाए उसे देखा और कहा, फिर भी आर्या, तुम्हारे पूरे 54 के 54 शक्तियों के रास्ते स्थायी रूप से खुल गए हैं। क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारी साधना की गति मेलोडी की गति से भी 2 गुनी होगी, और यह एक सामान्य मनुष्य की तुलना में लगभग 8 से 10 गुना तेज होगी। इतना ही नहीं, आप जिस गहन कला का अभ्यास करेंगे उसकी गति भी असीमित होगी, और जब भी आप अपनी गहन शक्ति में अगला स्तर हासिल करेंगे तो इसमें भी तुम्हें किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी 54 शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से खोलने में कामयाब हो जाता है तो किंवदंतियों के अनुसार उसकी गहरी नसों को स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नसों के रूप में संदर्भित किया जाता है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ब्लूविंड साम्राज्य के पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसलिए आर्या, मुझे बताओ कि आप वास्तव में किस दौर से गुजरी हो? रिद्धिमा के शब्दों ने आर्या को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। निस्संदेह रिद्धिमा को 54 शक्तियों के रास्तों के बारे में पता था। ये गहन शक्ति के अभ्यासकर्ताओं के बीच सामान्य ज्ञान था। वह शक्तियों के रास्तों को पूरी तरह खोलने की अवधारणा को समझती थी, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक रूप से ही प्रशंसनीय था, क्योंकि किसी ने भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो अपने सभी शक्तियों के रास्ते खोलने में सफल हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि केवल प्राचीन देवता ही स्वर्गीय ईश्वर की अध्यात्मी नसों को रखने में सक्षम थे। यह एक असाधारण अपेक्षा थी जिसे कोई कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता था। अथर्व के एक्यूपंक्चर उपचार के बाद से आर्या को लगा कि उसकी अध्यात्मी और शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उसकी गहन शक्ति का प्रवाह भी सरल हो गया था। इस परिवर्तन के कारण आर्या को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि ये शरीर वास्तव में उसका है ही नहीं। जब रिद्धिमा ने उसे स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नसों के बारे में बताया तो आर्या सदमे में चली गई। 54 शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से खुल गए। स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नसें, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हुआ? आर्या मन ही मन बड़बड़ाने लगी। लेकिन फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की 7 परियों में से एक रिद्धिमा उससे झूठ क्यों बोलेगी? आकाश गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर उसकी शक्ति को देखते हुए वो आर्या की गहरी नसों की स्थिति को भला कैसे नहीं समझ सकती थी। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की एक परी के रूप में रिद्धिमा ने पहले ही भावनाओं को छिपाना सीख लिया था, लेकिन इस समय वह अपने चेहरे पर वास्तविक उत्साह को दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आर्या ने अपने मन में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है? आर्या के दिमाग में अचानक अथर्व की आकृति उभर आई। उसे उन सुबहों की याद आ गई जो उसने अथर्व के साथ बिताई थी जब उसने उन चांदी की सुइयों से उसका इलाज किया था। उसे वो उपचार याद आया जो अथर्व ने उसे उसकी ठंड भगाने और उसके मेरिडियन को साफ करने के लिए दिया था। उसे याद आया कि प्रत्येक उपचार के बाद अथर्व कैसे पूरी तरह से थक जाता था। उसे उन सभी चांदी की सुइयों की याद आई जो कुल मिलाकर 54 थीं। ये संख्या शक्तियों के रास्तों के बराबर ही थी। क्या ये सचमुच वही हो सकता है? आर्या ने में बुदबुदाया।
हाँ, ये केवल वही हो सकता है। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जिसने उसके शरीर को छुआ हो, और उसके उपचार के कारण ही उसके शरीर में इतना बड़ा बदलाव आया था। लेकिन वो केवल चुरू कबीले का सदस्य था, और वो भी एक क्षतिग्रस्त नसों वाला। ये कैसे संभव था कि उसके पास ऐसी क्षमता थी? आर्या के पास इसका तत्काल में कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें अनिश्चितता और जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। लेकिन रिद्धिमा पूरी तरह आश्वस्त थी कि कुछ दिनों की छोटी सी अवधि में आर्या को किसी अविश्वसनीय अनुभव से गुजरना पड़ा है। उसने तुरंत पूछा, आर्या, जल्दी बताओ कि ये काम किसने किया है? कौन है वो जिसने तुम्हारे 54 रास्ते खोलने में तुम्हारी मदद की है? वो एक व्यक्ति था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसने वास्तव में ये काम किया है। लेकिन अब वो बहुत दूर चला गया है, आर्या ने जवाब देते हुए कहा। एक व्यक्ति? रिद्धिमा सदमे से भर गई। उसने आश्चर्य के भाव से पूछा, इस वरिष्ठ व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? वह कैसा दिखता है? ऐसी ईश्वरीय क्षमता के साथ यह असंभव होगा कि किसी ने उसके बारे में न सुना हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं एक चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सक हूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? ये अथर्व के वो शब्द थे जिन्हें आर्या हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी, परंतु अब ये शब्द उसके विचारों पर हावी होने लगे थे। अभी उसकी भावनाएं उस समय से बिल्कुल अलग थी जब वो अथर्व के साथ रहती थी। साथ ही उसे याद आया कि अथर्व ने उससे कहा था कि आर्या मेरी वाइफी, अगर एक दिन तुम्हारी मास्टर को तुम्हारे बदलावों के बारे में पता चल जाए तो उन्हें ये न बताएं कि ये मेरे द्वारा किए गए इलाज के कारण हुआ है, और तब तक तो किसी को भी न बताएं जब तक आप विधवा होना नहीं चाहती। अथर्व के शब्दों को याद करते हुए उसने रिद्धिमा से कहा, उन्होंने कहा था कि वह एक आध्यात्मिक चिकित्सक है, लेकिन उन्होंने मुझे उनके बारे में किसी और को कुछ भी बताने से सख्त मना किया था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या रिद्धिमा अथर्व के बारे में जानने के लिए दबाव बनाएगी? क्या इस सच्चाई को जानने के बाद अथर्व के प्रति आर्या की भावनाएं बदलेंगी? क्या आर्या और अथर्व दोबारा कभी मिलेंगे? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर। CH39 जज्बाती आर्या। आर्या की बात से रिद्धिमा थोड़ी निराश हो गई, लेकिन उसने आर्या पर आगे कोई दबाव नहीं डाला और केवल सिर हिलाया और कहा, ऐसी क्षमता रखने वाला जो देवताओं का भी विरोध कर सके, उसे सांसारिक दुनिया को पार करने की शक्ति वाला एक महान संत होना चाहिए। ब्लू विन साम्राज्य के अंदर मैं एक ऐसे डॉक्टर से परिचित हूं जो न केवल कुशल है बल्कि 3 शक्तियों के रास्ते खोलने की क्षमता रखता है, और उसे ब्लू विन साम्राज्य के नंबर 1 डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब उस डॉक्टर की तुलना इस महान संत से की जाए जो पूरे 54 रास्ते खा ले सकता है, तो यह उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ऐसे विशेषज्ञ, जैसे कि आपका इलाज करने वाले विशेषज्ञ, आमतौर पर लोगों की नज़रों से बचने का प्रयास करते हैं और वे अक्सर छिपे रहना पसंद करते हैं। आपको उनका उपहार प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको उनके रहस्य की रक्षा करनी चाहिए। उसकी बात पर आर्या ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और अपने मन में कहा, उन दिनों वह हर सुबह अपनी गहन ऊर्जा खर्च करके मेरा इलाज करते थे और कहते थे कि ये इलाज ठंडी हवा को बाहर निकालने और मेरिडियन को साफ करने के लिए है, लेकिन ये सब मात्र एक दिखावा था। उनका असली इरादा तो मेरे शक्तियों के द्वार खोलना था। रिद्धिमा की बात सुनने के बाद रिखरकार आर्या को अथर्व के इरादों का एहसास हुआ था, और एक ऐसी क्षमता जो देवताओं का भी विरोध कर सकती थी, वो कार्य केवल कुछ चांदी की सुइयों का उपयोग करके किया गया था। आखिर वह क्या था? आर्या अंदर ही अंदर काफी हैरान थी और उसके जज्बात भी उस पर हावी होने लगे थे। वहीं रिद्धिमा के चेहरे पर एक बहुत ही सुखद मुस्कान थी। जब उसने आर्या के चेहरे को देखा जो पहले से कई गुना भावुक था, उसे देखते हुए रिद्धिमा ने गंभीरता से कहा, जब हम फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में वापस लौटेंगे तो मैं इसकी सूचना मेलोडी को दूंगी। मुझे विश्वास है इसे सुनकर वो महिला वाकई बहुत प्रसन्न होगी और आपको अपना निजी शिष्य भी स्वीकार कर लेगी। इसके साथ ही आप संप्रदाय के संपूर्ण संसाधनों का उपयोग भी कर सकेंगी। आपके प्रशिक्षण के वर्तमान स्तर को देखते हुए, अगर आप न्यूनतम प्रयास भी करें तो भी आप संप्रदाय की महान प्रतिभाओं में से एक बन जाएगी। अगले ब्लू विन टूर्नामेंट में आप निश्चित ही प्रसिद्ध हो जाएंगी और आपका नाम पूरे ब्लू विन साम्राज्य में जाना जाएगा, और शायद आपकी वजह से हम स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को भी ब्लू विन टूर्नामेंट में हराने में कामयाब हो सकते हैं। तब हमारा नाम पूरे ब्लू विन साम्राज्य में पहले नंबर पर होगा। मैं निश्चित ही कड़ी मेहनत करूंगी और मास्टर को निराश नहीं करूंगी।
आर्या ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। इस समय उसके दिमाग में मिश्रित भावनाएं दौड़ रही थी। अरे हाँ आर्या, चूंकि उस वरिष्ठ ने तुम्हें इतना बड़ा उपहार दिया है तो मुझे लगता है कि शायद वो आगे भी तुम्हारी मदद करेंगे। क्या उन्होंने आपको ये बताया है कि आप उन्हें कैसे ढूंढ सकती हैं? रिद्धिमा ने आशा के साथ पूछा। भले ही रिद्धिमा कितनी भी होशियार हो, बुद्धिमान हो या शक्तिशाली हो, लेकिन वो ये अनुमान कभी नहीं लगा सकती थी वो वरिष्ठ हर किसी की नज़र में कचरा कहलाने वाला अथर्व होगा। रिद्धिमा के सवाल पर आर्या ने अपना सिर न में हिलाया और कहा, नहीं, उन्होंने मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। रिद्धिमा ने एक आह भरी और कहा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो गई हूँ। बात करते वक्त रिद्धिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर थोड़ी निराशा महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह महान व्यक्ति कुछ दिनों के लिए हमारे संप्रदाय का दौरा करता और भले ही हमें केवल 1 या 2 टिप देता तो यह निश्चित ही हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता था। खैर छोड़ो इस बात को, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ, उसने अपने विचारों को झटकते हुए कहा। तभी आर्या को अचानक अपने दिल में कुछ याद आया। कुछ झिझक के बाद आर्या ने कहा, मास्टर, उस समय उन्होंने कहा था कि वे 3 चीज़ों की तलाश में हैं, जेम ग्रास, पर्पल वैंडहेवन क्रिस्टल और एक पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर का कोर। अगर हम उनके लिए इन 3 चीज़ों को ढूंढ सकते हैं तो शायद वह हमारे समुदाय का दौरा कर सकते हैं और हमारे प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। पर्पल वैंडहेवन क्रिस्टल, जेम ग्रास और पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर का कोर। रिद्धिमा ने इन 3 वस्तुओं के नाम धीमे से बुदबुदाए और उन नामों को अच्छी तरह से याद कर लिया और कहा, हालांकि इन वस्तुओं को प्राप्त करना बेहद कठिन है, लेकिन हमारे संप्रदाय की ताकत को देखते हुए हमारे लिए ये असंभव नहीं होगा। मैं इस मामले पर मेलोडी के साथ चर्चा करूंगी और वही तय करेगी कि इस मामले को कैसे संभलना है। आर्या, चलो अब चलते हैं। मेलोडी और हमारे संप्रदाय के अन्य सदस्यों को हम इस बार वाकई एक बहुत बड़ा सदमा देने वाले हैं। रिद्धिमा ने आर्या को पकड़ लिया और उसे आकाश में ले गई। एक पल में वो सैकड़ों मीटर दूर पहुंच गई और रोशनियों की 2 किरणों में बदलकर वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। ये पहली बार था जब आर्या हवा में उड़ रही थी। हालांकि उसके लिए एक बेहद रोमांचकारी अनुभव होना चाहिए था, लेकिन उसका अशांत दिल तो किसी और ही चीज में व्यस्त था। वे जल्द ही तियान सिटी की सीमा को पार कर गए। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे जैसे शहर दूर होता गया उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हृदय की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसे शांत करने में वो असमर्थ थी। आखिरकार आप किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा भी जो आपको समझ सकता है? तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार सिर्फ इसलिए किया है कि मैं तुम्हें कभी भूल न सकूं। अब से जब भी मैं प्रशिक्षण लूंगी तो निश्चित ही आपके बारे में सोचूंगी। तुम्हें अपने कुल से निकाल दिया, परंतु आप कहाँ गए? इस समय आप कहाँ हैं? इस वक्त आर्या के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। आर्या मेरी वाइफी, क्या तुम सो रही हो? आर्या मेरी वाइफी, तुम आज और भी सुंदर हो गई हो। पुरुष हमेशा कहते हैं कि उनकी पत्नियां दिन ब दिन अधिक सुंदर होती जाती हैं और यह वास्तव में सच है। आर्या मेरी वाइफी, क्या तुम आज सुबह सुबह चमेली के फूल तोड़ने गई थी? यदि नहीं तो आप इतनी सुगंधित कैसे हो सकती हो? आर्या मेरी वाइफी, एक महीने बाद तुम फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय वापस चली जाओगी और शायद हमें फिर कभी एक दूसरे को देखने का मौका न मिले। तो जब तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो क्या तुम कभी कभार मुझे याद करोगी? आर्या मेरी वाइफी। अथर्व हमेशा आर्या को इसी तरह से बुलाता था। उसने हर समय इसी तरह से संबोधित किया था। वह धीरे धीरे इसकी आदी हो गई थी और वह जानती थी कि वह फिर कभी इस शब्द को नहीं सुनेगी। इस विचार से आर्या का दिल कठोर हो गया और वो इसके बारे में जैसे जैसे सोचती गई उसका दिल और भी दुखी होता गया। आर्या, क्या कुछ गलत हुआ है आपके साथ? आपके दिल की धड़कनें अनियमित क्यों हो गई हैं? रिद्धिमा ने आर्या की ओर देखते हुए पूछा। आर्या ने उसकी बात पर थोड़ा सा सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी घर की याद आ गई थी। रिद्धिमा ने आर्या के घर कहने के पीछे के सही अर्थ को नहीं समझा और राहत के साथ कहा, जब कोई लड़की पहली बार अपना घर छोड़ती है तो उसका भावुक होना सामान्य है, लेकिन जिस दिन आपका गहन प्रशिक्षण आकाश गहन क्षेत्र तक पहुंच जाएगा तब यह विशाल दूरी तय करना आपके लिए कुछ ही समय की बात होगी। जब वह क्षण आएगा तो आपको घर की याद आने पर वापस लौटना बहुत आसान हो जाएगा।
जब आर्या ने घर का उल्लेख किया तो रिद्धिमा ने एक व्यक्ति के बारे में सोचते हुए लापरवाही से कहा, तुम्हारा छोटा भाई, क्या नाम है उसका? हाँ, युवान। कल मैंने मौका पाकर उसकी गहरी नसों की जांच की थी। वह स्वाभाविक रूप 9 खुले शक्तियों के रास्तों के साथ पैदा हुआ था। हालांकि यह प्रतिभा औसत दर्जे की है, लेकिन उसकी गहरी नसें एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 गुनी मोटी हैं। ये पहली बार था जब मैंने ऐसा कुछ देखा था। शायद इसीलिए वो इतना हट्टा कट्टा है। मैं वापस लौटने पर अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। इस विचार के लिए मैं मास्टर को धन्यवाद देती हूँ, आर्या ने धीरे से कहा। उसकी नज़र अपने घर की ओर चली गई और वह धीरे से बुदबुदाई, मेरे जाने के बाद युवान भी न्यू मून सिटी के लिए निकल जाएगा और न्यू मून पैलेस में प्रवेश करेगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ उसे कोई तंग नहीं करेगा और वह शांति से रहेगा। वहीं दूसरी ओर तियान सिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक शहर स्थित था जिसका नाम था फॉरेस्ट टाउन, जो कि तियान सिटी के पश्चिम में स्थित था। हालांकि यह भूमि के सुदूर टुकड़े पर स्थित था, लेकिन वहां काफी संख्या में निवासी रहते थे और कभी कभार वहां से यात्री भी गुजरा करते थे। तियान सिटी से न्यू मून सिटी जाने के लिए इस स्थान से होकर गुजरना आवश्यक माना जा सकता है। चिलचिलाती धूप और उसकी किरणों के बीच सड़क पर 5 लोगों का एक समूह दिखाई दिया। समूह का लीडर एक युवा व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी। उसका चेहरा औसत दर्जे का था, लेकिन उसका पहनावा अतुलनीय रूप से असाधारण था। वो युवक सड़क के किनारे बने एक होटल के पास आकर रुक गया और थोड़ी देर तक होटल को देखने के बाद उसकी आंखें अहंकारी दृष्टि के साथ होटल के अंदर मौजूद लोगों पर पड़ीं और उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे कि वह छोटे छोटे जानवरों को देख रहा हो। ठीक इसके बाद उसकी भौहें झुक गईं और उसने एक ठंडी आह भरी। उसके पीछे से एक युवक जो केवल 17-18 साल का लग रहा था, वो तेजी से आगे आया और उसके सामने शुकते हुए क्षमाप्रार्थी स्वर में कहा, युवा मास्टर, दूर दराज देशों में सभी होटल ऐसे ही होते हैं। शायद 50 किलोमीटर के भीतर कोई ढंग का होटल मिलना असंभव होगा, इसलिए कृपया इसे थोड़ा सहन करें। जैसी कि उम्मीद थी, वे 5 लोग कालवीर, मोशान, जेंगा, जुनी और चिराग थे। वे तियान सिटी से चुरू संप्रदाय जा रहे थे। कालवीर ने अपनी नाक सिकोड़ी और चारों ओर एक उदासीन नजर डाली और अंदर चला गया। चिराग जल्दी से आगे बढ़ा और सबसे अच्छे स्थान पर कब्जा कर लिया और फिर अपनी आस्तीन से लकड़ी की कुर्सी को साफ किया और उस कुर्सी पर कालवीर को बैठने के लिए कहा और चिल्लाते हुए कहा, वेटर, तुरंत अपने होटल के सबसे अच्छा खाना लाइए। कुछ ही देर में उनके सामने स्वादिष्ट भोजन आ गया। उन्होंने खाना खाना अभी शुरू किया ही था कि होटल के दरवाजे पर एक युवक की छाया दिखाई दी। जब अथर्व ने तियान सिटी छोड़ी थी तो उसके मन में कोई गंतव्य नहीं था, इसलिए हरीन से मिले पत्थर के टुकड़े के बारे में सोचकर उसने न्यू मून सिटी की ओर चलना शुरू कर दिया था। उसे एक बड़े और घनी आबादी वाले स्थान पर पहुंचने की जरूरत थी ताकि वो अपनी गहरी नसों को ठीक करने के लिए आवश्यक सामान ढूंढ सके। उसकी शारीरिक संरचना बहुत कमजोर थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी घोड़े की सवारी करना अफोर्ड कर सके, इसलिए वह केवल धीमी गति से पैदल यात्रा कर सकता था। जब वह फॉरेस्ट सिटी पहुंचा तो वह पहले से बेहद थका हुआ और भूखा था, इसलिए जैसे ही उसने सड़क के किनारे होटल को देखा तो उसने एक बार अपने पास मौजूद सोने के सिक्कों को देखा और फिर होटल की बढ़ गया। लेकिन जैसे ही होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो तुरंत उसकी नज़र 5 व्यक्तियों पर पड़ी, जिनमें से 4 लोग बैठकर खाना खा रहे थे और एक उनके बगल में खड़ा था। ये नज़ारा देखकर उसने तुरंत अपने शरीर को घुमाया और जल्दी से वहां से भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना शरीर घुमाया, जेंगा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने संयोगवश उस समय दरवाजे की ओर देख लिया था। युवा मास्टर, जेंगा ने अपना शरीर कालवीर की ओर झुकाया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। जेंगा के शब्द सुनने के बाद कालवीर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उपहास करते हुए कहा, बहुत अच्छा है, मैं तो इस व्यक्ति के बारे में लगभग भूल ही गया था, लेकिन उसकी खराब किस्मत उसे हमारे सामने ले ही आई। तो जेंगा, जाओ और उस व्यक्ति का चेहरा बिगाड़ दो। कालवीर की बात सुनकर बुजुर्ग मोशान ने तुरंत कहा, लीडर ने आपको संप्रदाय के अधिकार का उपयोग कर बाहर के लोगों पर अत्याचार करने से मना किया था, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर कालवीर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या उस दिन चुरू कबीले के अंदर उस बेकार आदमी ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया था? वो तो इसका शुक्र मनाए कि उसकी इस बात के लिए मैंने उसकी लाश को पूरी तियान सिटी में नहीं घुमाया।
झेंगा तुम जाओ और उसका चेहरा बिगाड़ने के बाद उसकी जीभ भी काट देना, वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा वक्ता है। उसकी जीभ कटने के बाद मैं देखूंगा कि वह बोलने में कितना कुशल है। उस दिन चुरू कबीले में अथर्व ने सबके सामने कालवीर की योजना को ध्वस्त कर दिया था और उसके द्वारा कही गई हर बात कालवीर के गाल पर एक जोरदार तमाचे के जैसी थी। इस घोर बेइज्जती को भला कालवीर कैसे सहन कर सकता था। इसके लिए वह अथर्व का चेहरा बिगाड़ना चाहता था। उसे अथर्व से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी और सबसे ज़्यादा ईर्ष्या इस बात की थी कि उसने आर्या के साथ शादी की थी जिसे कालवीर भी प्राप्त नहीं कर सका। मोशान ने अब और बात नहीं की। झेंगा ने भी चुपचाप सिर हिलाया और तेजी से होटल से बाहर भागा और उस दिशा में आगे बढ़ गया जिस दिशा में उसने अथर्व को जाते हुए देखा था। तो क्या होगा कहानी में आगे? कैसे बचेगा अथर्व झेंगा जैसे ताकतवर आदमी से? और किस रहस्यमयी शख्स से मुलाकात होने वाली अथर्व की? क्या है आखिर ये ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर। CH40 जाग गई लाल वालों वाली रहस्यमयी लड़की। होटल से निकलने के बाद अथर्व ने जल्दी से एक दवाइयों की दुकान देखी और अपने कदमों को तेज करते हुए तुरंत उस दुकान में घुस गया और अंदर घुसते ही उसने दुकानदार से कहा, क्या आपके पास पर्पल लैंटर्न फूल और रेत की लताएं हैं? अपनी बात कहने के साथ ही उसने अपनी नज़रों से पूरी दुकान को देखना शुरू कर दिया। एक नज़र देखने पर वह दुकानदार एक उदासीन और अधेड़ उम्र का व्यक्ति लग रहा था। अथर्व ने जो जड़ी बूटियां मांगी थी वो सबसे आम जड़ी बूटियां थी। पर्पल लैंटर्न फूल सर्दी का दूर कर सकता था और रेत की लताओं का उपयोग निम्न ग्रेड की गहन शक्ति रिकवरी पिल बनाने के लिए किया जाता था। ये दोनों चीज़ें कहीं भी मिल सकती थीं और बहुत सस्ते भी थे। दुकानदार ने कमज़ोरी से जवाब देते हुए कहा, हाँ मिल जाएंगे, आपको कितने चाहिए? प्रत्येक का 1/4 किलो, अथर्व ने जल्दबाजी में जवाब देते हुए कहा। दुकानदार ने तुरंत दवा पैक करके अथर्व और फेंकते हुए कहा, 20 सोने के सिक्के। अथर्व ने जल्दी से उस दवा को पकड़ा और काउंटर पर 20 सोने के सिक्के रख दिए और बिना किसी देरी के शहर के दक्षिण की ओर चला गया। वहीं झेंगा, जिसे अथर्व की स्थिति के बारे में पता चल गया था, उसने कोई जल्दबाजी नहीं की बल्कि चेहरे पर बिना किसी भाव के आराम से अथर्व के पीछे चला गया। फॉरेस्ट टाउन के दक्षिण में पहाड़ों की एक श्रृंखला थी जिसे स्कोल ड्रैगन माउंटेन कहा जाता था। इन पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के गहन शक्ति वाले जानवर रहते थे जो इस क्षेत्र को काफी खतरनाक बनाते थे। यह क्षेत्र इतना खतरनाक माना जाता था कि फॉरेस्ट टाउन के ताकतवर लोग भी, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे, वो भी पहाड़ों के केवल बाहरी हिस्सों में घूमने की हिम्मत कर पाते थे। यदि कोई पहाड़ों की गहराई में जाने की कोशिश करता है तो उसे हाई रैंक के जानवरों का सामना करना पड़ सकता था। इस पहाड़ी श्रृंखला को स्कोल ड्रैगन नाम देने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पहाड़ों के केंद्र में एक विशालकाय फ्लेम ड्रैगन रहता था और यह भयानक रूप से शक्तिशाली था। हालांकि यह केवल किंवदंतियां थी और इसे वास्तव में अब तक किसी ने नहीं देखा था। कोई भी ड्रैगन सभी जानवरों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए सबसे निचले स्तर का ड्रैगन भी भयानक रूप से शक्तिशाली माना जाता था। स्कोल ड्रैगन माउंटेन रेंज में कदम रखते ही अथर्व ने धीरे से सांस ली और दुकान से खरीदी गई दवा को अपने हाथ में लेकर उसे आकाश विषमोती की टिमटिमाती रोशनी से ढक लिया। और जैसे ही कुछ देर बाद आकाश विषमोती की गहरी रोशनी गायब हुई तो उसके हाथ में एक पाउडर का ढेर दिखने लगा। पर्पल लैंटर्न फूल में कोई जहरीला गुण नहीं था और न ही रेत की लताओं में, और अगर दोनों को मिलाकर एक साथ खाया जाए तो इससे कोई जहरीली प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर इन दोनों के साथ कुछ अन्य चीजें मिलाई जाए तो उससे बना पाउडर किसी की भी आंखों में बहुत ही खतरनाक जलन पैदा कर सकता था। फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अस्थायी रूप से अपनी दृष्टि खो देगा। इस मुट्ठी पर पाउडर को पकड़कर अथर्व धीरे से घूमा और झेंगा की ओर देखा जो उससे 10 कदम की दूरी पर खड़ा था और किसी भूत की तरह लग रहा था। झेंगा ने अथर्व को हिकारत से देखा और बेरुखी से कहा, तुम अर्थ चुरू हो, है ना, जिसे चुरू कबीले से निकाल दिया गया है? नहीं, मेरा नाम अथर्व देव है। अथर्व ने इत्मीनान से उसकी ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर का कोई भी निशान नहीं था। खैर छोड़ो, जो भी हो, मुझे तुम्हारे नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, झेंगा ने ऊबते हुए कहा। उसने अथर्व को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि क्षतिग्रस्त गहरी नसों वाले एक व्यक्ति से निपटना उसके लिए ऐसा था जैसे किसी चींटी को मारना। उसने सपाट लहजे में कहा,
मुझे मेरे युवा गुरु से आदेश मिला है कि मैं तुम्हें तुम्हारे निर्माता से मिलाऊं, और अगले जीवन में याद रखें कि उन लोगों को न उकसाएं जिन्हें नाराज करना आपको भारी पड़ जाए। जैसे ही झेंगा की आवाज़ धीमी हुई, उसके हाथ में एक ब्लेड का टुकड़ा दिखने लगा। फिर जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, वो ब्लेड का टुकड़ा सीधा अथर्व की ओर उछल गया। कालवीर चाहता था कि झेंगा अथर्व का चेहरा बिगाड़ दे और फिर उसकी जीभ काट दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अथर्व पर इतना समय बर्बाद करना नहीं चाहता था और न ही उसमें इतना समय बर्बाद करने का धैर्य था। वह तो अथर्व को छूने में भी बहुत आलसी था, इसलिए उसने ब्लेड का टुकड़ा निकाला और सीधा अथर्व के गले पर वार कर दिया। जब झेंगा ने अचानक छोटा ब्लेड निकाला तो अथर्व की भौहें जोर से हिल गईं, और जब उसने वो ब्लेड अथर्व की ओर फेंका तो उसका दिल और भी उदास हो गया। अगर झेंगा आगे बढ़कर उस पर हमला करता तो अथर्व ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चुरू संप्रदाय का एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मा गहन क्षेत्र में था, वो उसके जैसे बेकार व्यक्ति के खिलाफ हथियार का उपयोग करेगा। अपने शरीर की दयनीय रूप से नगण्य गहन शक्ति के साथ भला वह एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा फेंके गए ब्लेड से कैसे बच सकता था? क्या झेंगा का व्यक्तित्व इतना विकृत था कि उसने एक शक्तिहीन व्यक्ति को मारने के लिए हथियार का उपयोग किया? अगर दूसरों को इसके बारे में पता चला तो क्या उसे शर्म नहीं आएगी? अथर्व ने उसे अपने मन में कोसते हुए कहा। जैसे जैसे ब्लेड अथर्व के पास आता गया, वैसे ही उसकी चेतना ने तुरंत पलटकर ब्लेड से बचने का प्रयास किया, लेकिन उसके धीमे शरीर के पास बचने को कोई भी मौका नहीं था और अथर्व ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और मौत को गले लगाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही वो ब्लेड अथर्व की गर्दन को काटने वाला था, तुरंत उसके बाएं हाथ से एक लाल छाया निकली और बिजली की तरह झेंगा की ओर बढ़ गई। वो छोटा ब्लेड भी अथर्व की गर्दन के पास से गायब हो गया। जब कुछ देर तक अथर्व को दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खाली और सामने का दृश्य देखकर चैन गया। उसने देखा कि झेंगा के पीछे एक खूबसूरत आकृति हवा में तैर रही थी, जिसकी पीठ अथर्व की ओर थी और उसने एक सफ़ेद वन पीस ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें से उसके दो छोटे छोटे नीलम की तरह सुंदर पैर दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसके लाल बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे, जो काफ़ी मनमोहक लग रहे थे, और उसके हाथ में वही ब्लेड दिखाई दे रहा था जो झेंगा ने अथर्व के ऊपर चलाया था। वहीं झेंगा अभी भी उसी स्थिति में खड़ा हुआ था जिस स्थिति में उसने वो छोटा ब्लेड फेंका था। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था, वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, जैसे कि किसी ने उसका पूरा शरीर जमा दिया हो। उसके शरीर में एकमात्र परिवर्तन जो देखा जा सकता था वो ये था कि उसकी आंखें पूरी तरह से सिकुड़ी हुई दिख रही थी, जैसे कि उसने दुनिया का सबसे भयावह दृश्य देख लिया हो। इतने में ही हवा एक झोंका आया और झेंगा का शरीर हवा में ही बिखर गया और एक खूनी गंध हवा में फैल गई। जब अथर्व ने उस लड़की की पीठ को देखा तो उसकी पुतलियां जोर से हिल गईं और उसकी सांसें थमसी गईं, यहाँ तक कुछ समय के लिए उसकी धड़कनें पूरी तरह से बंद हो गईं। उस लड़की के कपड़ों और उसके लाल बालों से उसे पता चला कि यह स्पष्ट रूप से वही लड़की थी जो उसे उस रात पहाड़ों में मिली थी, और वो आकाश विषमोती के अंदर प्रवेश कर गई थी। हालांकि आकाश विषमोती में जाने के बाद वो हमेशा से बेहोश होकर सो रही थी, लेकिन अब वो लड़की जाग गई थी। उस छोटी लड़की ने न केवल उस चाकू को रोक दिया था जो लगभग अथर्व के गले को छेदने वाला था, बल्कि तेजी से आगे बढ़कर झेंगा को भी मार डाला था। इस पूरी प्रक्रिया में मात्र एक पल का समय लगा था और झेंगा के शरीर को जिस प्रकार कुचला गया था उससे स्पष्ट था कि उसके शरीर पर सैकड़ों वार किए गए थे। इस लड़की ने न केवल अथर्व को बचाया था बल्कि उसी ब्लेड से झेंगा के शरीर को सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया था। अथर्व ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, क्या इतनी क्षमता वाकई एक छोटी सी लड़की में हो सकती है? क्या यही वो अंतिम क्षेत्र है जहां तक मनुष्य पहुंच सकता है? ओह! अथर्व की सदमे की स्थिति के दौरान लड़की के हाथ का ब्लेड नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। उसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर जमीन पर आ गया और वो कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर इस तरह कांप रहा था जैसे कि वो किसी बर्फीले तूफान के अंदर स्नान कर रही हो। लड़की ने कराहते हुए मन में कहा, ये कमबख्त ईश्वर नाशी जहर, मैं राजकुमारी वास्तव में ऐसा अनुभव कैसे कर सकती हूँ, वो भी तब जब मैंने केवल इतनी सी शक्ति का इस्तेमाल किया। अथर्व सावधानी से लड़की की ओर बढ़ा और जब उसकी नज़र उस खून मांस के ढेर पर पड़ी तो उसके दिल को एक ठंडक महसूस हुई। ये लाल बालों वाली लड़की कौन थी?
ये तो अथर्व को नहीं पता था, लेकिन झेंगा चुरू संप्रदाय से था और उसकी ताकत आत्मा गहन क्षेत्र पर थी और शायद पूरे तियान सिटी में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन इस छोटी लड़की ने एक पल में उसे कई टुकड़ों में काट डाला था। ये लड़की निसंदेह 12 या 13 वर्ष की थी। इस उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र तक पहुंचना भी दुर्लभ था। 16 साल की उम्र में उसकी पत्नी आर्या प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहले ही पूरे तियान सिटी में नंबर 1 प्रतिभा मानी जाती थी। लेकिन ये लड़की तो इस आकाश महाद्वीप पर आने के बाद ये पहली बार था जब अथर्व को सचमुच एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जब उसकी आंखों ने सामने का दृश्य देखा तो यह उसके अनुभव से बिल्कुल परे था, जबकि उसके पास 2 जन्मों का अनुभव था। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत किया और अंत में बोला, छोटी लड़की, तुम जाग गई? अथर्व की आवाज सुनकर लड़की के शरीर ने तुरंत कांपना बंद कर दिया। वह धीरे से खड़ी हुई और अथर्व की ओर घूमी और उसे गुड़िया की तरह अपना नाजुक चेहरा दिखाया। हालांकि यह अपरिपक्व चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर था, लेकिन अभी इस चेहरे पर स्पष्ट रूप से दर्द के भाव दिखाई दे रहे थे। उस लड़की ने अथर्व की ओर देखा और कोमल लेकिन ठंडे स्वर में बोली, ये कितना अविश्वसनीय है कि आकाश विश्वमोती ने आप जैसे बेकार व्यक्ति को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन मुझे तुम पहले ये बताओ कि इस स्वर्गीय खजाने की आध्यात्मिकता विकृत क्यों हो गई है? सच कहें तो ये पहली बार था जब अथर्व ने उसे आमने सामने से देखा था। हालांकि वह आकाश विश्वमोती के अंदर दिन में कई बार उससे मिलने गया था, लेकिन वो उस समय बेहोश थी। जैसे ही उसने उसे अभी देखा तो अथर्व उस पर से अपनी नज़रें हटाने में असमर्थ था। वह लड़की इतनी अधिक सुंदर थी कि किसी का दिल आसानी से चुरा ले। उसके बर्फ जैसे चेहरे की हर विशेषता अत्यंत नाजुक और तुलना से परिपूर्ण थी। उसकी आंखें कीमती काले रत्नों की तरह चमकदार और पारभासी थीं, लेकिन रात के आकाश की तरह गहरी थीं। उसकी आंखों में अथर्व ने एक प्रकार का गौरव देखा, लेकिन ये गौरव कालवीर के उस संवेदनहीन और घृणित अहंकार की तरह नहीं था जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करता था, बल्कि यह एक महान विमुखता थी जो कि आत्मा से आती थी। यह एक ऐसा दृश्य था जैसे कि उसकी आंखों के सामने दुनिया की हर आत्मा बस चींटियां थी और हर जीवित चीज उसके सामने धूल के समान महत्वहीन थी। वहीं दूसरी ओर होटल की भीतर कालवीर अपना खाना खत्म कर चुका था, लेकिन झेंगा अभी तक वापस नहीं आया था, जिससे कालवीर को थोड़ा गुस्सा आने लगा और उसने ठंडे स्वर में कहा, कचरे के एक टुकड़े के लिए उसने वास्तव में इतना समय बर्बाद किया। मुझे लगता है कि वह इस अपरिचित जगह में खो गया है। झुन्नी, तुम जाकर देखो। हाँ युवा मास्टर। झुनी ने तुरंत उसका आदेश स्वीकार किया और होटल से बाहर निकलकर उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में झेंगा गया था। वहीं अथर्व ने पहले ही खुद को शांत कर लिया था, लेकिन उस छोटी लड़की ने अभी जो भी कहा था उसमें से कुछ वाक्यों को अथर्व ने अपने मन में दोहराया। ये राजकुमारी, ईश्वर नाशी विष, स्वर्गीय खजाना। उसने खुद को राजकुमारी कहा था। क्या वह किसी साम्राज्य की राजकुमारी थी? और ईश्वर नासी विष क्या है? मैं दुनिया के लगभग हर प्रकार के जहर के बारे में जानता हूं, फिर मैंने इस नाम के बारे में कभी कैसे नहीं सुना? और स्वर्गीय खजाना, दादाजी ने कहा था कि मेरे माता पिता का शिकार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उनके पास स्वर्गीय खजाना था। और स्वर्गीय खजाना शब्द एक प्रकार का भयावह वर्जित शब्द था जिसे किसी के सामने नहीं लेना चाहिए। और इस लड़की ने जो कहा था उससे स्पष्ट था कि वो आकाश विश्वमोती की बात कर रही थी। इसका मतलब आकाश विश्वमोती भी एक प्रकार का स्वर्गीय खजाना था और इस दुनिया में एक से अधिक स्वर्गीय खजाने मौजूद थे। तो क्या होगा कहानी में आगे, और क्या हाल होने वाला है झुनी का? आखिर कौन है ये लाल वालों वाली लड़की, और वो स्वर्गीय खजानों के बारे में कैसे जानती है? कहीं ये लड़की अथर्व से आकाश विश्वमोती छीनने का प्रयास तो नहीं करेगी? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर।